Hello everyone, welcome to part 5 of 5000 most expected MCQ series for UGC NET Political Science. इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए हैं जिसमें हम किस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अगर आप न्यू हो और डिस्कवर स्टडी में न्यू हो तो बता देते हैं। वो कुछ फॉर्मेट हमारा इस तरीके से है कि क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्वेश्चन के बाद आपको 10 टू 20 सेकंड देंगे, आप उसमें मुझे आंसर देंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। हर एक फैक्ट होंगे, हर एक कंसेप्ट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमको पता है कि जब आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, रिपीटेड आपके जो टॉपिक्स है उससे मतलब ये है कि एग्जैक्ट लैंग्वेज में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे, बट एग्जैक्ट कंसेप्ट आपसे पूछ लेंगे, एग्जैक्ट फैक्ट पूछ लेंगे घुमा के, और एग्जैक्ट एप्लीकेशन भी पूछ लेंगे। हमारा एक जो इनिशिएटिव है वो इस तरीके से है कि आपको वो जो कंसेप्ट बार-बार आ रहे हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है एंड अप्लाई करना है। बिकॉज़ अब एक मिक्सचर पूछा जाता है करंट अफेयर एंड आपका ये जो एप्लीकेशन है उसका, ठीक है? तो करंट अफेयर वाले टॉपिक भी इसमें कवर होंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं प्रीति बोरा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर, इस जर्नी में आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। बिकॉज आज की इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो अगेन हमारा टारगेट है 500 व्यूज, नहीं 500 कम हो गया, ठीक है, 1000 व्यूज। एंड जब आप मेरे पास 200 लाइक्स आ जाएगी, 1000 व्यूज और 200 लाइक्स आ जाएगी तो मैं इसकी पीडीएफ हमारे डिस्कवर स्टडी टेलीग्राम चैनल एंड हमारी जो ऐप है डिस्कवर स्टडी की, उसमें अपलोड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मुझे पता है ये टारगेट तो आप इजीली आप अचीव कर लोगे, क्योंकि पहले की टारगेट्स भी आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिए हैं, आप एक दिन में ही कर देते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबरिंग ऐसे है कि मैं कॉन्टिन्यूएशन में चल रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन पुरानी सीरीज में हो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, क्वेश्चन 23 सीरीज का, हु स्टेटेड देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स, seldom do we have to apply the same principles twice, as in identical condition allowances must be made for different challenging circumstances। किसने कहा था कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के मामलों में कुछ भी पूर्णता निश्चित नहीं होता, और शायद ही ऐसा हो सकता है कि समान परिस्थितियां हो, लेकिन एक समान परिस्थितियों में भी एक जो सिद्धांत है ना वो 2 बार लागू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है और उसी के अनुसार छूट दी जाती है, इस तरीके से एक कथन कहा गया है। तो किसने कहा है ये? हेनरी फेयर, वुड्रो विल्सन, एडम स्मिथ एंड त्रिदेव चक्रवर्ती, ठीक है। यू हैव 10 टू 20 सेकंड, फटाफट से इसका आंसर बताइए। ये इन्होंने किस वजह से कहा है ये मैं जब तक थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इन्होंने इसलिए बोला है कि देखो, मैनेजमेंट अगर मुझे सेम प्रिंसिपल लगाना है तो भी आपके पास सेम टाइम नहीं हो सकता। सपोज अगर कोई चीज हमारी, समझ लो कोई एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि हर कोई अकाउंट बुक रखता है, राइट? तो हम 2025 में भी रखते हैं, हम 2020 में भी रखते हैं। वो बुक सदियों से 1990s में भी रखी हुई आ रही है कि भाई अकाउंट्स होता है। लेकिन अकाउंट्स रखने के मेथड्स चेंज हो गए। पहले हम बुक्स में रखते थे, अब हम उसको ऑनलाइन रखते हैं, और अब बहुत ही सही टाइम आ गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एआई वगैरह की हेल्प से एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेम चीज कर, सेम प्रिंसिपल हमारा लग रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा मैनेजमेंट में सब चीज सेम होगा, ठीक है। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ सेम कंडीशन में भी, जैसे कि सेम कंडीशन है कि अकाउंट बुक रखनी ही है, के साथ-साथ भी सेम प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो सकता। अलग-अलग तरीके बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सेटअप बदल जाता है, लॉज़ बदल जाते हैं, एनवायरनमेंट बदल जाता है। इसका आंसर अगर आपने अभी तक नहीं किया, लेट मी टेल यू, दिस इज़ हेनरी फेयोल। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, राइट? हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि अभी हम कवर भी करेंगे, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं एक एक थ्योरी करा दूंगी। इन्होंने बोला था कि देखो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ना ऐसे रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, राइट? इन्होंने बोला था मैनेजमेंट की सिचुएशन वेरी कर जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया अकाउंट बुक के एग्जांपल से,
और इसी वजह से अगर हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट देनी है तो उन स्थितियों के हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो आप क्या बोलोगे, हेनरी फयोल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आंसर आपको आता होगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन कुछ देनी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने डाला है। क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल जो 370 है वो एब्रोगेट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से कब निरस्त हो गया? निरस्त मतलब हटा देना। ठीक है, अब नहीं ये अप्लाई होगा। राइट। कब हुआ है? मार्च 2017, अगस्त 2019, नवंबर 2017 एंड जुलाई 2018। मैं स्पेशली, जब तक आप आंसर दे रहे हैं 10 सेकंड ले लीजिए इसके लिए, तो बहुत ईजी है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ये पूछना चाहूंगी कि आपको अब थोड़ा कंफर्टेबल है, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हिंदी में चीजें नहीं लिखी गई थी, लेकिन अब क्योंकि आप सबने कमेंट किया, ठीक है, जितने लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो क्या है। क्या वो एमए वाले बच्चे हैं, क्या वो बीए वाले बच्चे हैं, क्या वो यूजीसी नेट अभी पूरा एमए के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप ना हमेशा कमेंट में बताते रहा करो कि आपके हिसाब से चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली अगस्त 2019, और इसकी डेट है 5 अगस्त 2019। ठीक है, इस चीज को आप सब लोग याद रखेंगे। जब ये चीज हुई थी, ठीक है, जब ये आपका आर्टिकल 370 आपका एब्रोगेट हुआ था, तो एक और चीज हुई थी हमारे भारतीय संविधान में। आर्टिकल 35 ए डला हुआ था। ठीक है ना, एक ये अपना अलग से ये है। ठीक है, ए का मतलब क्या है कि ए का जब भी मतलब होता है कि भाई ये चीज ना अमेंडमेंट से क्या करी गई है, ऐड करी गई है। राइट। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डला था। कब आया था ये? 1954 में। आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ था? इससे ये हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उनके पास पावर दे दी गई थी। ठीक है, इनको एक पावर दे दी गई थी कि डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये खुद डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स इनके खुद क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि पूरा पार्लियामेंट कर रहा है, नहीं नहीं, इनके पास पूरी पावर है कि अपने एलिजिबिलिटी, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बनेगा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट कौन बनेगा? अब आप सोच रहे होगे ये जरूरी क्यों है इतना। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट किसी भी स्टेट का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अगर आप स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इन परमानेंट रेसिडेंट्स को, और ये राइट्स कुछ इस तरीके से है कि उनको एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, इनको एक्सक्लूसिव राइट था कि भाई वो जो जमीन है ना जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि आपका मन करे कि मुझे कुछ होटल खरीदना है, मुझे कुछ रेजिडेंशियल प्लेस खरीदनी है, आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसको था? परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो परमानेंट रेजिडेंट कौन बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर। रिजर्वेशन जो उधर की जॉब की होगी स्टेट गवर्नमेंट की, वो कौन डिसाइड करेगा? अगेन लेजिस्लेचर। स्पेशल राइट्स दिए थे कि भाई स्कॉलरशिप आपके अलग अलग, उसमें पब्लिक वेलफेयर में आपके ये राइट्स होंगे। लेकिन जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त आपका 2019 में, उसी समय ये वाला जो स्पेशल राइट देने वाला जो आर्टिकल 35 ए था, जिसने आपके जम्मू एंड कश्मीर में कहीं न कहीं एक तरीके से असमानता ही हो गया ये, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आपका नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स के अगेंस्ट ही हो गया, इसको भी हटा दिया था। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। आप अभी 370 पे फोकस कर रहे हो, बट आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। आपको मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है। एक तरफ आपके ऑथर की लिस्ट है जो कि इंग्लिश और हिंदी में सेम रहती है, दूसरी तरफ उनके कुछ कंसेप्ट है। ठीक है ना, ऑथर कौन से हैं? वुड्रो विल्सन, देन फेडरिक टेलर, देन लूथर गर्लिक, देन अब्राहम मास्लो। और पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है बाय द वे। अगर मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी मीडियम वालों को भी कुछ प्रॉब्लम होगी, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, टच वुड। तो इसलिए आई होप कि आपको लैंग्वेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बट अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है और कमेंट करके मुझे ये बताया नहीं है, तब मुझे दिक्कत जरूर होगी।
दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस, ठीक है, कि ये जो आपका प्रशासन है, तो ठीक है, प्रशासन का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, एज क्या, किसकी तरह, विज्ञान की तरह, उसकी क्या महत्वता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, हमारे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी एक हायरार्की बन रखी है, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा चीज़ें बन रखी है, ठीक है, कि हम मतलब हमें क्या-क्या नीड्स है, जिसमें हमारा एक पिरामिड फेमस है, ठीक है, और मैंने ये पार्ट नंबर आई थिंक 2 में कराया है। पार्ट 2 में मैंने ये हायरार्की ऑफ नीड्स कराया है, तो उसके बारे में है। तीसरा चौथा है स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका संगठन है, संगठन का जो आपके सिद्धांत है, उसका संरचना यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको बताया गया है। और आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, राइट। सो अब मुझे बता दीजिए कि क्या सही आंसर है। आई होप जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब तक आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा। सो वुडरो विल्सन, ये आपको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इनको, और इन्होंने हमें बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दीज आर डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग विषय हैं ये। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो लोक प्रशासन है, उसको हमें एक अलग डिस्कोर्स, अलग सब्जेक्ट, अलग विषय की तरह देखना चाहिए और उसे हमें स्टडी करनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर 2 है। तो यहाँ से हमारा आंसर भी निकल गया। बट फ्रेडरिक टेलर, ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बोला कि नहीं देखो, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। अगर ये सर्टेन चीजें आपकी है तो वो प्रशासन हम उसे ट्रीट करेंगे। लूथर गलिक जो थे, उन्होंने बोला, ठीक है, गलिक आपका पोस्ट कॉर्प से रिलेटेड है, उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर होता है हमेशा आपके पोस्ट कॉर्प वगैरह करके, इस तरीके से भी मैं बताती हूँ, ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और अब्राहम मास्लो क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स होती है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक सिक्योर, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स, फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका होता है। ये मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है पार्ट 2 में, एंड उसमें कौन सी बुक में दिया गया था, क्या कहीं से इंस्पिरेशन है, वो सब बता रखा है, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए। चलो, जैसे मैंने बताया कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन को हम बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि इस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायकॉटमी है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपको कोई बुक पता है वुडरो विल्सन की, तो आप मुझे लिख के बताइए, क्योंकि वो भी एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, ये आपको पता है, गलिक का आपको पता चल गया, पोस्ट को अब ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। आई थिंक मैंने ये सारी चीजें अभी बताई दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगी, वैसे तो मैं छोटा भी करके दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन आपको मुझे ए बी सी डी ई करके इसका आंसर खुद से बताना है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्टेन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आपको दे देंगे, बोल देंगे कि यार क्या चीज इसमें ऐड हुई है, कब क्या हुआ है, इसको आप बताइए, क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कब आई है। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये सदियों पुराना क्वेश्चन है, तो आई होप कि ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब इसमें मेरे को इसमें मैंने इसलिए डाल रखा है कि ताकि मैं आपको अमेंडमेंट नंबर थोड़ा याद करा दूं। ठीक है, कुछ कुछ 5 चीजें इन्होंने दे रखी है, और पूछा गया है आपसे कि यार कौन सी चीज कब डाली गई है। पहला, संथली जो लैंग्वेज है, 8th शेड्यूल में वो कब डाली गई है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दूंगी आपको। 12th शेड्यूल आपका कब आया है, 10th शेड्यूल कब आया है, 9th शेड्यूल कब आया है, फॉरेस्ट जो आपका एंट्री है वो कॉन्करेंट लिस्ट में कब आई है। फॉरेस्ट एंट्री आप मुझे बताइए कि पहले क्या वो कोई और लिस्ट में थी, हाँ या ना। और क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन टेक 20 सेकेंड, इसमें आराम से सोचो और मुझे बताओ, ए बी सी डी ई करके ऐसे करके मुझे बताइए। बाय द वे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल की प्लेलिस्ट एक्सप्लोर नहीं की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हमारी एक मोस्ट फेमस प्लेलिस्ट है फ्री पॉलिटिकल साइंस कोर्स की, जिसमें मैंने हर एक यूनिट को डिटेल में करा रखा है। एक एक घंटे के लेक्चर्स हैं, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इवन जैसे आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको कहीं नहीं मिल पाता टॉपिक, ठीक है, उसके सारे लेक्चर्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, एक एक थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरीज भी आप बहुत डिटेल में मैंने उसको बता रखी है। तो ये सारे लेक्चर्स आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो पहला, संथली जो है 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज को। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज को नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है अभी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें कितनी एंट्री है मुझे बताइए। तो सबसे पहले इनिशियली 14 थी, ठीक है ना, फिर एक आई, ठीक है, फिर 3, फिर 4।
ओके, ठीक है, फिर 8 प्लस हुई, ठीक है, फिर आपकी 3 प्लस हुई, फिर आपकी प्लस 4 हुई, ठीक है ना? इस तरीके से एंड टोटल कितना बन जाता है ये 22, राइट? ये अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल उसमें कितनी थी, तो आप बोलोगे 14, ठीक है? फिर एक कौन-सी ऐड हुई, आप मुझे बताएँगे, क्या वो सिंधी थी? ठीक है, फिर आपका 3 आपकी अमेंडमेंट होती है, ठीक है? ये वाली जो एक ऐड हुई थी, तो कौन-सी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी, ये वाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 21 और 71 को जब प्लस कर दोगे ना, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी बाकी की 4 ऐड हुई थी, ठीक है? ये थोड़ा फॉर्मूला याद कर लेना, हम इस तरीके से लैंग्वेज को करते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको संथली कब ऐड हुई थी, राइट? नाउ कम्स टू आपका 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये कब आया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 1992 में, राइट? अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना? ये कौन सी डिफेक्शन कब आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1985, राइट? नेक्स्ट 9th शेड्यूल कब आया था? आपका 9th शेड्यूल आपका आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 इनिशियली, राइट? जब आपका लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे। फॉरेस्ट जो आपका चीज है, वो कब डाल दी गई कि कॉर्पोरेट लिस्ट में? ये ऐड होती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 की है, ठीक है? तो चलिए अब इसको लगा दीजिए, थोड़ा अगर आप थोड़ा-थोड़ा लगाएँगे, चलो हम समझते हैं। मैं आपको इसमें जानबूझ के मैंने ये ए वाला नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। देखो, अगर मुझे पता है कि देखो पहले डी आएगा, ठीक है? उसके बाद ई आएगा, उसके बाद मेरा सी आएगा और उसके बाद बी आएगा। अब समझ लो मुझे ए का नहीं पता है, एक कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है। मैं अपने ऑप्शन देखूँगी कि यार ये डी, ई, सी भी कहीं पे मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमने देखा, देखो इधर ही हो गया ये, ठीक है? क्योंकि वो कब की है, वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा आपका लिखा हुआ है। 9th शेड्यूल आपका आया था 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट, फॉरेस्ट शिफ्ट हुआ कॉन्करेंट लिस्ट में आया 76 में 42nd अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल 85 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू और एंटी डिफेक्शन लॉ है। देन 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट 1992, देन जो संथली है वो ऐड हुई थी 2003 में, क्योंकि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, राइट? ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट। नेक्स्ट, हु रोट द बुक, ठीक है? अब आपके पास एक बुक आ रखी है, आप मुझे बताएंगे कि हु रोट द बुक। बुक का नाम कुछ इस तरीके से है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है? कि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट जो होता है और जो मनी है, इसकी एक जनरल थ्योरी किसी पर्सन ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन मायार्ड केन्स ने लिखी है, मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी है, राजकुमार मित्तल ने लिखी है, कि थॉमस हॉब्स ने लिखी है। और आपने क्या नहीं किया अभी तक? आपने कमेंट नहीं लिखा, तो ठीक है, फटाफट से कमेंट लिख दो पहले कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर आपके कोई डाउट वगैरह नहीं है, तभी भी आपको तारीफ करना अनिवार्य है, ठीक है? तो बताइए, चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, राइट? सो दिस बुक, अगर मैं बात करूँ, ये बुक मानी जाती है, केन्स ने लिखी है, ठीक है? पहले बात कर लेते हैं। 1936 में आई। तो कभी-कभार क्या होता है ना कि बुक आपको दे दी जाती है, उससे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आप ऑथर पूछ लेंगे, या तो आपसे ईयर पूछ लेंगे, ठीक है? या तो आपसे उससे पूछ लेंगे कि कोई इसमें कुछ थ्योरी वगैरह दे रखी है तो बताओ, ठीक है? ये सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंडमार्क बुक है इकोनॉमिक्स की, इसमें केन्स थे ना, जॉन मायर्ड केन, उन्होंने चैलेंज किया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरिस्ट को, ठीक है? जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, उनको चैलेंज किया था। इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है ना, देखो आप लिबरलिज्म लिबरलिज्म की बात करते हो, कैपिटलिज्म की बात करते हो, बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, ताकि एक स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे और फुल एम्प्लॉयमेंट हो। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट आपका इंटरफेयर करती है, बेसिक नीड्स पूरी करती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के रखती है। और ये थ्योरी अपना, मतलब ये केनेशियन जो इकोनॉमिक्स थी, उसका एक कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो इसमें जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है, ये आपका बुक बनाती है। सो आंसर इज़ फर्स्ट, जॉन मायार्ड केन्स, राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आप बोलोगे कि क्वेश्चन कम क्यों है? क्योंकि आप जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड करोगे, उस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ेंगे। कल आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया था, तो कल मैंने 8 क्वेश्चन लगाए, लेकिन अब कल वाली वीडियो में आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, तो क्वेश्चन कम होंगे, ठीक है? हु रोट द बुक? अगेन बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है, रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है?
कि रोम रोम की अग्रेरियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये, ठीक है? एग्रीकल्चर को पूरा स्टडी कर रहे हैं क्योंकि उस समय में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर हो रहा था और इससे क्या किस तरीके से आपके लोक जो आपके कानून हैं और जो आपके निजी कानून हैं, उस पे प्रभाव उसका क्या इम्पोर्टेंस पड़ रहा है, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ एंड वुडरो विल्सन। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो मैं आपको बोल देती हूँ, थोड़ा एक हिंट देती हूँ। इससे आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये वो पर्सन है जो जिनका मानना है कि स्टेट के पास इकलौती ऐसी पावर होती है कि वो फोर्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू यूज़ फोर्स, ठीक है? ये स्टेट की पावर है। तो अब आप बताइए कि इस तरीके के विचार किसके थे इन सब में से? ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो यार, शेयर करा करो और ना और भी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो। आपको पता है हमारे चैनल में एक ऐसी प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है कि देखो हर एक यूनिट में से ना बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आता है। अब आपको तो पता नहीं है कि यार कब क्या याद करना है, तो उसमें हमने पूरी सीरीज़ ही बना दी है। हर एक यूनिट में से, हर एक टॉपिक में से ये फैक्ट याद करना है, इसकी भी सीरीज़ बना दी है हमने। फिर हमने 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बहुत पहले कराया था, ठीक है? वो भी अच्छा है। एक हमारी सीरीज है पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें हर एक यूनिट में से जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कंसेप्चुअली बता रखा है। जैसे ये हम एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअली बता रखा है। इसका आंसर है मैक्स वेबर, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये बुक हाईलाइट करती है कि देखो ऑब्वियसली एग्रेरियन आपका सिचुएशन क्या थी, उसमें लीगल डेवलपमेंट कैसे हुआ। वेबर एक्सप्लेन करते हैं कि जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से आपका एग्रीकल्चर चल रहा है, वो पूरा एक पब्लिक और प्राइवेट लॉ आपका इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इस बुक को आज के हिसाब से देखेंगे तो उस समय में इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट था। तो इसको आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी बहुत हद तक लीग आपका पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है? हिस्ट्री, लॉ और सोशियोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्होंने पढ़ा है और ये एग्जाम्पल है कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल मेथड का। ठीक है? अब आप ऑब्वियसली आप आगे जाएँगे, आप अपनी रिसर्च करेंगे, सो डेफिनिटली इस तरीके के टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये सीरीज़ है, हमारा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा है एंड आप इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे। आप अपने तरीके से इसको आगे प्रमोट करेंगे सो दैट हम कंटिन्यू रह सके, ठीक है? ये कंटिन्यू तभी होगी जब हमें लगेगा कि आपको बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हम सिर्फ़ आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हमारी टाइमिंग क्या है 8:30 पीएम मंडे टू सैटरडे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।